हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका मैथ है, मैथ के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। आज की इस वीडियो में आपके मैथ के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मतलब इसमें आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। देखो इसमें पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है p, या फिर v है p+1, या 2p, या 2p+1। तो आपको ये आंसर आप लोगों को बताना है। इसको मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग फिर से देख लो, ठीक है। कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो 2p+1 होता है। क्या होता है? 2p+1 होता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। मतलब आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या है जिनका HCF ओनली 1 होता है। तो कोई भी अगर संख्याएं हैं वो युग्म में है और उनका HCF ओनली 1 हो तो वो हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा सहअभाज्य संख्या है, अगर आप लोग HCF निकालोगे तो जान जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 14,35, बी है 31,93, सी है 18,25, या डी आपका ऑप्शन है 32,62। तो हमारा जो सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है बच्चा, वो हमारा है 18,25। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो इसका HCF ओनली 1 आएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग ध्यान से समझना, अभी मैं आपको लगा कर समझाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसको हमने लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। ऑप्शन नंबर ए है x = 0 एंड y = 2, एंड v है x = 2 या फिर y = 0, एंड सी ऑप्शन है x = 4 एंड y = 2 एंड x = -2 या y = 0, ठीक है। तो अब इसको आप लोग कैसे समझोगे? सबसे पहले देखो, दो समीकरण दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापन विलोपन किसी भी विधि से हल कर सकते हो। x - y = 2, ठीक है, ये हमारा मान लो पहला समीकरण है। और यहाँ x + y = 2, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ज्यादा आसान है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें चिन्ह तो एक जैसा है, अलग अलग। तो ये हमारा ये हो जाएगा 2x और बराबर 4, ठीक है। और x बराबर अगर यहां से देखा जाए x बराबर, तो x बराबर हमारा 4/2 हो जाएगा और ये कट के 2 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। और अगर x की वैल्यू मैं x - y = 2 में रख दूं, ये पहले समीकरण में, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ x की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। y = 2 - 2, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आएगी। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ठीक है। y की वैल्यू 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हमारा y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको आसान लगेगा, वरना आपको कठिन लगेगा। तुक्का नहीं लगाना है, सॉल्व करके समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए है x² - 3 एंड √x + 2 = 0। ये √x लिखा हुआ है इसलिए हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। एंड यहां हमारा x² + 1/x², ये x² का गुणा होगा, ठीक है। तो फिर हमारा नहीं रहेगा, या फिर हम सभी में जब गुणा कर देंगे तो भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। और यहाँ हमारा x + 1/x, तो x² हो जाएगा, लेकिन इधर भी x² तो ये कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। और ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। 2x² - 5x = 1 - x²। 1 - x² का ब्रैकेट खोलोगे, 1 का होल स्क्वायर, अगर इसका ब्रैकेट खोलोगे तो x² मिलेगा और यहां से घट जाएगा 2x² में से 1x², तो भी हमारा x² बचेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 समझो स्टूडेंट कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। ठीक है, यहां आपको यह बताना है कि यदि हमारा जो द्विघात समीकरण है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के मूल समान है तो k का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 3 एंड बी है 6 एंड सी है 9 एंड डी है 12। तो बच्चों इसका क्या होगा राइट आंसर? आई होप कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले जो डी समान है इसलिए डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर डी होता है तो डी की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, ये विक्टर का सूत्र है, तो ये आप लोग याद रखना। अब देखो, अब आप लोगों का यहां से वैल्यू रख दो, v की वैल्यू है -6 तो -6 का स्क्वायर कर लो, ये हमारा -6 है ना, x का जो वो है, एंड -4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है हमारा k बराबर 0 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 12k हो जाएगा और बराबर 0 और यहाँ से हमारा हो जाएगा k बराबर, यहाँ से 36 माइनस में हो जाएगा और यहाँ हमारा -12 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू 3 आएगी। k की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू आएगी बच्चों वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब दो आकृतियां हैं जिनके आकार जो है वो समान है परंतु आवश्यक रूप में अमाप समान ना हो और उनका जो माप है वो समान नहीं है, तो वो हमारी ऑप्शन नंबर ए है सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां या सममित आकृतियां। तो वो हमारी जो आकृतियां कहलाएंगी स्टूडेंट वो हमारी देखो सम मतलब समरूप, मतलब उनका आकार समान हो, मतलब उनका आकार समान हो परंतु वो एक जैसा दिख रहे हो और हमारा समरूप होगी, और उनका माप समान हो या ना हो लेकिन वो एक जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो हमारा समरूप होगा, समान रूप हो जिसका। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, बिंदुओं जो हमारा 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 5 या बी है 7 या सी है 13 या डी हमारा है 17। तो इसको आप लोग निकाल लो, सूत्र तो पता ही होगा सभी स्टूडेंट को कि डी इक्वल टू जो होता है वो तो सारे स्टूडेंट को पता होगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हमारा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ वैल्यू रख दो, देखो x1 की वैल्यू हमारा ये 5 है, x2 की वैल्यू -12 है, तो x1 की वैल्यू 5 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एंड y1 की वैल्यू हमारा 0 है, y2 की भी वैल्यू 0 ही है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारा 17 का स्क्वायर हो जाएगा जुड़ के और यहाँ से हमारा हो जाएगा ओनली 17 आंसर। ठीक है, 17, तो मतलब हमारा 17 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सारे स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं सारा आप लोग पढ़ के ही जाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष जो है 7,5, 5,7 और -3,3 है। ऑप्शन नंबर ए है 3,5, बी है 2,4, सी है 5,7 एंड डी है 4,3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां से अगर आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का केंद्रक यानी कि जिनके शीर्ष, x की वैल्यू ज्ञात कर लो और हमारा y की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो एक केंद्रक का सूत्र होता है x बराबर हमारे x1 हो जाएगा प्लस x2 हो जाएगा और प्लस x3 हो जाएगा। 3 ही पद है ना, और जितना पद हो उससे भाग दे दो। ठीक है, अगर x4 होता तो यहाँ 4 कर देते क्योंकि 4 हो जाता। तो यहाँ आप लोग वैल्यू रख दो। वैल्यू क्या है देखो, सबके आगे देखो ये हमारा x1 है आगे का, ये हमारा आगे का x2, ये x3। ठीक है, तो x1 7 है और x2 5 है और प्लस माइनस 3 हो जाएगा और बटे में 3। ठीक है, ये हमारा जुड़ जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा 9 बटे 3 इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू जो मिलेगी वो 3 मिलेगी और y की वैल्यू अगर याद करना है तो y इक्वल टू आप लोग कर लो y बराबर y1 प्लस y2 और प्लस y3 और बटे में 3। ठीक है, बटे में 3, तो यहाँ भी आप वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। तो यहाँ हमारा एक 5 है, 7 है, 3 है, 5 है प्लस 7 है और प्लस 3 है और बटे में 3 है बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा? ये आपका जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, 12 3 15, 15 बटे 3, तो ये कटेगा तो 5 आएगा। तो ये हमारा जो मिलेगा वो 3,5 होगा।
3,5 सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। हमारा x आगे रहेगा तो x हमारा आगे है, ठीक है, ये और y पीछे, यानी कि 3,5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री एंड डी है साइन 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट ध्यान से देखो इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो सॉल्व कर लोगे तो आपको हमेशा याद आएगा 2 tan 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ 30 डिग्री, वैल्यू रख दो, यहां से 2 हो जाएगा और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और बटे में ये हमारा 1 प्लस और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर कर लो। क्या कर लोगे, स्क्वायर कर लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और बटे में √3 और ये हमारा नीचे रहेगा 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 बटे में 4/3। ठीक है, ये अब इसका गुणा इससे करा लो, बाहर का बाहर का, अंदर से अंदर से, तो ये हमारा 2/√3 और इनटू हमारा ऊपर वाला 3 और बटे 4, ये हमारा 2 से 2 बार जाएगा, ये हमारा √3 हो जाएगा, यानी कि √3 बटे में 2 और ये √3 बटे 2 जो होता है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, साइन 60 डिग्री की। ऑप्शन हमारा है ना इसमें साइन 60 डिग्री, देख लो साइन 60 डिग्री, हाँ साइन 60 डिग्री हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। अगर सेक थीटा हमारा बराबर 2 है तो थीटा की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री या डी है 90 डिग्री। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना है। अगर सेक थीटा बराबर हमारा 2 दिया हुआ है तो आपका सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो वो हमारा सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, सेक 60 डिग्री की। तो सेक से सेक कट जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो यहां से हमें मिला है थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या मिली है, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। सारा क्वेश्चन समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये सारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन समझो, यहाँ सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते रहना, और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके देखो और आप लोगों को सारी वीडियोज को देखना है ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा है कि साइन ए जो है वो इक्वल टू 4/5, तो tan ए का मान होगा। ठीक है, आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है और साइन ए से आपको tan ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 3/5, बी है 5/3, सी है 4/3 एंड डी है 3/4। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप लोगों को साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी है, साइन ए की वैल्यू है 4/5। ठीक है, अब आप लोग एक फार्मूला है जिससे आप लोग कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कॉस ए की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे, कॉस ए अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस फार्मूले पर अगर रखोगे आपको cos a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फार्मूले पे आप लोग रखोगे जब, तो आप लोगों को cos a की वैल्यू 3/5 मिलेगा। ठीक है, निकाल लेना आप लोग। फिर आप लोग देखो आगे, अगर आप लोगों को tan a की वैल्यू अब ज्ञात करनी है तो आसान हो जाएगा, क्योंकि tan a बराबर होता है साइन ए और बटे में cos a। ठीक है, साइन ए और बटे cos a, और साइन ए की वैल्यू जो है वो 4/5 है और cos a की जो वैल्यू है 3/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आएगा 4/3। 4/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा 4/3 जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में समझो, इसमें पूछ रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू होगी। यहां देखो फिर से थीटा की वैल्यू पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10 डिग्री, बी है 15 डिग्री, सी है 20 डिग्री एंड डी है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहां से आप लोगों का लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा।
इक्वल टू 1। अब आप लोगों को कॉस में 1 किसकी वैल्यू है, ठीक है, किस डिग्री की, या फिर आप लोग एक काम करो, ऐसा नहीं, आप लोग कॉस 3 थीटा जो होगा वो बराबर होगा, भी आपका 2 इधर है ना, तो 1/2। अब आपको आसान लगेगा 1/2 कॉस थीटा में किसकी वैल्यू है, तो 1/2 जो है वो कॉस थीटा में वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, किसकी है, कॉस 60 डिग्री की। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आपका 60 है और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा की वैल्यू वो हो जाएगी 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। 20 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, 20 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर समझ लो, जो कि मैं आप लोगों को समझा देता हूं। फिगर में जब आप समझ जाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले हमारा आपका ए कर लो, बी कर लो एंड सी कर लो, ठीक है। अब देखो ये हमारा है 20 मीटर, जो हमारा मीनार है वो 20 मीटर है, और वो मतलब जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई जो हमारा है वो 20√3 मीटर है, ठीक है। तो अब आप लोगों का यहाँ से लंब बटे आधार किसका होता है, टैन की। तो टैन थीटा जो होगा वो लंब बटे आधार, यानी कि लंब हमारा VC है और आधार हमारा AV है। तो VC जो हमारा है वो 20 है और AV हमारा जो है 20√3 है, ठीक है। अब यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा और टैन थीटा जो आएगा वो बराबर आएगा 1/√3, ठीक है। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है टैन थीटा में, टैन थीटा में 1/√3 टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, टैन 30 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 अब आप लोग देखो यहाँ कि किसी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चा आप लोगों का दिया है वृत्त की त्रिज्या और हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, कुछ पता है आप लोगों को इस क्वेश्चन का? देखो सबसे पहले आप लोगों की वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या वो हमें कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना होगा बच्चों, हमारा 2 इंटू त्रिज्या, मतलब हमारा 2 इंटू 8 है त्रिज्या, तो हमारा 16 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अब अगर आपको वृत्त का व्यास पता चल गया तो एक बात याद रखना, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फार्मूला याद रखना, ठीक है। विकर्ण, सॉरी विकर्ण कर दो, विकर्ण होता है वो बराबर होता है वृत्त के व्यास के। जो आपका वृत्त का व्यास है, मतलब वर्ग का विकर्ण हमारा वृत्त के व्यास के बराबर होता है। अगर वृत्त का व्यास 16 है तो वर्ग का विकर्ण भी 16 ही होगा। अब हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए आप लोगों का वृत्त जो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर कर लो, वर्ग का विकर्ण जो है इसका स्क्वायर कर लो और बटे में 2 कर दो, ठीक है। तो 16 है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कर लो बटे में 2 कर दो, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, बटे में 2 कर दो, 128 हो जाएगा। कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 128 हमारा सही हो जाएगा स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो, तो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। एक वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक है, संख्यात्मक रूप में बराबर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब आप लोग इसको कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आप लोगों को वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला, ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा, सबसे पहले ध्यान से समझो। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई r। और क्षेत्रफल का बता दो, क्षेत्रफल का,
क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये दोनों आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये 2 पाई आर, ये दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर, एक आर कटेगा, एक आर की वैल्यू 2 आएगा, एक आर की वैल्यू 2 आएगा, यानी कि हमारी आर की वैल्यू जो आएगी तो त्रिज्या आएगा वो 2 आप लोगों का मात्रक आएगा। ठीक है, 2 मात्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 समझो। चित्र में जो त्रिज्यखंड ओ ए वी की परिमाप होगी, ठीक है, जो हमारा चित्र है, चित्र में जो हमारा त्रिज्यखंड है ओ ए वी की परिमाप होगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाता हूं जो इसमें आप लोगों का है। पहले ऑप्शन आप लोग देख लो, 64/3 सेंटीमीटर, बी है 64/5 सेंटीमीटर, सी है 26 सेंटीमीटर, डी है 19 सेंटीमीटर। तो पहले आप लोग इसका चित्र देख लो। तो चित्र आप लोग देख लो। सबसे पहले ये हमारा ए ओ वी है और यहाँ डिग्री जो है 60 डिग्री और ये हमारा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चित्र में आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि जो हमारा त्रिज्यखंड ए ओ बी का परिमाप होगा, जो हमारा त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड ओ ए वी का परिमाप, ठीक है, परिमाप देखो वो हमारा होगा, वो होगा 2r यानी कि त्रिज्या हमारा, और प्लस l, और l जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो ध्यान से समझो, वो बराबर हो जाएगा 2r और प्लस हमारा l जो होगा वो 2 एंड पाई r थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, l। अब आप लोग ये वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू आप लोग रख दो। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 2 है, r की वैल्यू ये है। ठीक है, r की वैल्यू हमारा 7 है, जो त्रिज्या है वो 7 है, और प्लस हमारा 2 है इंटू 22/7 रखो। ठीक है, जो हमारी वैल्यू है 22/7। ठीक है, अभी हमारा और भी है ना, इसलिए मैंने ये बड़ा कर दिया। और ये हमारा 7 है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और बटे में हमारा पूरे के 360 है, इसलिए मैंने पूरे में लगाया। ठीक है, तो अब इसको कट पिट कर सकते हो, जैसे हमारा 7 से 7 कट जाएगा, 6 बार ये जाएगा। ठीक है, एंड ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये 2 बार यानी कि 14 और प्लस 22 और बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ एक बार 14 इंटू 3 यानी कि 42 और फिर आपका 22 जुड़ जाएगा, तो हमारा 64/3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64/3 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। इतना सेंटीमीटर होगा, 64/3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर। एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन। एक ठोस है जिसको एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित किया गया है, तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा या पहले के समान या 2 गुना। तो बच्चों एक ठोस को अगर आप दूसरे चीज में, मतलब दूसरे आकृति में या फिर किसी दूसरे चीज में बना देते हो, जैसे बेलन है तो उसको शंकु बना देते हो, उसमें से कुछ निकाला नहीं जाता, तो इसलिए हमारा पहले के समान ही रहेगा। ठीक है, कुछ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ 18 नंबर। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल दिया गया, इस गोले का आयतन होगा। ठीक है, घन से निकाला गया है, घन, ठीक है, उसमें से गोला निकाला गया है। तो बच्चों इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले ये। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक है। गोले का व्यास, जो गोले का व्यास होता है, ध्यान से समझना, गोले का व्यास वो बराबर होता है जो हमारा घन का क्या दिया हुआ है, घन की भुजा के, ये भुजा दिया हुआ ना, तो गोले का व्यास इक्वल टू घन की भुजा, घन की भुजा, और वो हमारा बराबर है 7। ठीक है, 7 के बराबर है। अब आप लोग 7 के बराबर है, मतलब हमें क्या पता चल गया यहाँ से, गोले का व्यास, तो व्यास पता चल गया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करना आसान हो जाएगा ना। गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हमें कितनी मिलेगी, 7/2, 7/2। ठीक है, क्योंकि हमारा आधा होता है ना व्यास का, आधा होता है त्रिज्या, तो 7/2 हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, गोले का आयतन का फार्मूला लगा, हमें आयतन ही ज्ञात करना है ना, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन वो हमारा क्या होगा, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। आयतन ज्ञात करना है ना, तो पाई r क्यूब हो जाएगा।
तो ये हमारा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू हमारा 7/2 हो जाएगा, इंटू 7/2 हो जाएगा और इंटू 7/2 हो जाएगा। 3 बार है ना, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा। अब आप लोग ये देखो 2 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहां से आप इसको कट कर दो, ये पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 538.51 और बटे में ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर आप लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, 179 इसको भाग देकर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो 179 इसलिए मैंने दशमलव में बदल दिया क्योंकि यहाँ ऑप्शन हमारा 179 ही था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, अब आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य या माध्यिका या बहुलक या मानक विचलन। तो बच्चों इसमें जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो हमारा है मानक विचलन। क्या है? मानक विचलन, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला देखो 20 नंबर कि 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 8, सी है 5 या डी है 3। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। तो 1 से 9 तक का मतलब 1 + 2 + 3 पूरी प्राकृतिक संख्या 4 5 6 7 8 + 9 और 9 है तो जितनी बार संख्या हो उतने से भाग दे दो। ये पूरा काउंट करोगे ना, मतलब जोड़ोगे तो फिर हमारा 45 आएगा बटे में 9 इक्वल टू हमारा हो जाएगा केवल 5 आंसर, ठीक है। तो 5, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 20 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। और भी इसकी ऑब्जेक्टिव की और भी वीडियो आएगी, ठीक है। सबसे पहले जितने स्टूडेंट हैं वो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी इसके बाद आप लोगों के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसकी भी वीडियो आने वाली है, मैथ की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो सारे स्टूडेंट की ये सारी वीडियो देखना है ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सको, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।